यस, नमस्कार टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अल्फा इंजीनियर्स। हाउ आर यू ऑल? कैसा चल रहा है बच्चों प्रिपरेशन जेई के लिए, अपकमिंग जेई एग्ज़ाम के लिए? बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर जो सीरीज़ चला रखी है यार, उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके क्वेश्चंस का डिस्कशन और एकदम प्रॉपर चैप्टर की कवरेज। और आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट ले लिया है मीटर ब्रिज विथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो मीटर ब्रिज तो वैसे भी हमें थोड़ा ईजी ही पार्ट लगता है। आज इसका थ्योरी पहले लेते हैं। विद इन 5 to 7 मिनट्स हम इसका थ्योरी लेते हैं। थ्योरी लेने के बाद इसके हम कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल वी मूव? और इसके बाद मैं आने वाला हूँ इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार बच्चों, तुम लोगों को ध्यान हो तो वो हीटिंग इफेक्ट से जुड़ता है, वो पावर से जुड़ता है। तो पावर के क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाते हैं, तो हमें इसका ध्यान देना है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर को कवरेज दिया था, उसके क्वेश्चंस को किया था। आई होप आप सभी सारे लेक्चर्स देख रहे हो, इसमें कराए हुए मेरे 10 to 12 क्वेश्चंस को आप वापस प्रैक्टिस करते हो। अगर ये प्रैक्टिस आप लोगों की पक्की है तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि जेई में सिलेक्शन पक्का है, मेंस में अच्छा परसेंटाइल पक्का है, क्योंकि मेहनत कहीं वेस्ट नहीं जाएगी और वो हमारे को बहुत हेल्प करने वाली। ठीक है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना है, थोड़ा इस ब्रेन की ट्रेनिंग करते रहनी है, इसको रोज 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 थोड़ा काउंसलिंग करके कि भैया इतना देर तो हमें पढ़ना ही है। और आई होप आप सब भी वो कर रहे हो। बिल्कुल, हमारे को जो फीडबैक मिलता है, हमें जो आपके कमेंट्स मिलते हैं, हमें जो ये सारा मिलता है, उससे यही चीज़ें क्लियर होती है कि हाँ बच्चे इसको कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और वही हमारे लिए मोटिव है, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, और हम ये लेक्चर्स लाते हैं। तो पूरा मेड जेईएक्स प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लगा हुआ है। ठीक है, 2 मिनट की इस स्पीच के बाद टॉपिक पे आ जाता हूँ। देखो भाई, मीटर ब्रिज को पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, पर सर मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये तो हमें ध्यान है ना। सर मीटर ब्रिज जो होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो माय टॉपिक इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज तो एक डिवाइस है, तो डिवाइस का तो पूरा कंस्ट्रक्शन तो बताने ही वाला हूं मैं, डेफिनेटली बताने ही वाला हूं। मीटर ब्रिज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 1 मीटर का एक वायर होता है ना, इट कंटेन्स अ 1 मीटर लेंथ वायर। सर इसीलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज, ऐसे तो इसका नाम पड़ा है। फिर कह रहा था कि इसका कोई सिद्धांत है क्या जिसपे ये काम करता है? तो बोले हाँ सर, एक है ना, जो हमने पढ़ा भी है, जिसके हमने क्वेश्चंस भी इसमें लगाए हैं। तो वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत क्या है मेरे भाई? सर वो प्रिंसिपल जो है ना, वो है कि क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा ब्रिज? सर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना, वो इसका प्रिंसिपल है। किसका? किसका? मीटर ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है? WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका स्ट्रक्चर तो याद ही है आप सबको, इसका डिस्कशन हमने किया था सर। 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंसेस, P, Q, R, S, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर। हम इंटरेस्टेड किस में थे इसके अंदर? सर इसके अंदर हम इंटरेस्टेड ज़्यादा इस बात पे थे कि इसकी बैलेंस कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो वो क्या कहती थी? वो क्या कहती थी इसकी बैलेंस्ड कंडीशन? बच्चों बताओगे क्या? बैलेंस्ड कंडीशन बता रहे हैं क्या आप मुझे? यस सर, P/Q R/S। इस बैलेंस कंडीशन में हम बीच वाली ब्रांच को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसी बेस पर बना दी एक डिवाइस। अरे व्हीटस्टोन ब्रिज डिवाइस थोड़ी ना है, पर मीटर ब्रिज तो डिवाइस है, उसको बना दिया। कैसे बना दिया सर? तो कंस्ट्रक्शन बताओ आप। प्रिंसिपल अगर आपने बता दिया मुझे व्हीटस्टोन का, अब उसका कंस्ट्रक्शन बताओ कैसा दिखता है। तो एक तो बनाएंगे L शेप की एक पत्ती, मतलब पत्ती से मतलब है एक स्ट्रिप, L शेप की एक स्ट्रिप एक एंड पर होगी, मेटालिक स्ट्रिप है मेरे भाई। और एक और ये स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप दिख रही है L शेप की दोनों एंड्स पर। और इसके मान लो इसका नाम AB दे दिया तुमने, तो इस AB, क्या बोला मैंने? इस AB के बीच का जो लेंथ है ना, वो है 1 मीटर। ये है वो 1 मीटर वायर। सही जगह बनाया क्या मैंने?
नाउ माई वॉइस इज ऑडिबल, फाइन, एक्सक्यूज मी। तो नहीं, इधर नहीं बनेगा यार, सॉरी, इधर नहीं बनाने वाला मैं। ए बी यहाँ लिखता हूँ और इसको रब करता हूँ, इसको रब करता हूँ, और ए बी जो वायर है ना वो यहाँ है यार 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर लेंथ का है। और फिर एक स्ट्रिप और बनाओ सर, फिर तो बीच में ये स्ट्रिप्स है। अब इधर तो कनेक्ट करूंगा रेजिस्टेंस बॉक्स, ये लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप, और यहां कनेक्ट करूंगा अननोन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये राइट गैप है। तो ट्राई यही करते हैं कि राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस करें, नोन रेजिस्टेंस को इधर करें, बीच वाले एंड से एक गैल्वेनोमीटर को ले जाएं और जॉकी से कनेक्ट कर दें। फाइन। तो मान लो ये एल लेंथ पर बैलेंस हुआ, ये एल लेंथ पर बैलेंस हुआ, तो बची हुई कितनी हुई सर? बची हुई 100 माइनस एल, हुई कि नहीं? तो तरीका वही है यार, P बाई क्यू आर बाई एस, P बाई क्यू आर बाई एस। अब मैंने देखो क्या किया, यहाँ फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा सर? हमने लिखा L अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल्स टू R बाई एक्स। निकालना क्या था सर? X निकालना था, तो हमने फॉर्मूला बना लिया R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ये है मेरा X, अननोन रेजिस्टेंस। तो मीटर ब्रिज हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। बात ठीक है क्या? बात ठीक है क्या? अब इसके बारे में और एक दो अच्छी अच्छी बातें बोल दी जाए क्या मीटर ब्रिज की, और फिर हम क्वेश्चंस पे मूव कर जाएं। हाँ, एक दो बातें बोलकर हम क्वेश्चंस पे मूव कर जाएं। वो क्या कि सर एकदम एक्यूरेट सी रीडिंग मीटर ब्रिज की, एकदम एक्यूरेट सी रीडिंग तब आती है जब इन सब का रेशो, P बाई क्यू का रेशो और R बाई एस का रेशो इक्वल होता है ना? तो मतलब मिडिल ऑफ द मीटर ब्रिज में, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द मीटर ब्रिज में अच्छा रीडिंग आता है, एक्यूरेट रीडिंग आता है। तो मतलब बीच में थोड़ा आना चाहिए तो रीडिंग अच्छा आएगा। चलो ठीक है। एक इसमें बात और बोली जाती है, अच्छा मैंने इसको सप्लाई नहीं दी ना यार, मैं इसको सप्लाई और दूंगा, ध्यान रखना है ना, प्लस और ए और बी को सप्लाई भी दूंगा मैं। तो कहाँ पे दे दूं? ऊपर दे दूं क्या? कंफ्यूजन तो नहीं होगी? देखो सप्लाई दी है मैंने, अरे क्योंकि करंट तो पास इसमें कराना ही पड़ेगा ना। तो अब सेम सर्किट वो बन गया ना, अब बन गया ना। तो इसको बोला P, इसको बोला Q, इसको बोला R, इसको बोला S, P बाई क्यू आर बाई एस इक्वल हो गया। अब अगर तुमने बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह कनेक्ट कर दिया, तो भी ये जो बैलेंस कंडीशन है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस कंडीशन उससे खराब नहीं होगी। कितनी अच्छी बात मैंने बता दी। इफ यू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड द सेल और द बैटरी, then the balance condition will not change. फाइन फाइन, ये बात ठीक है सर, ये भी चलो हमने मान लिया। इसके अलावा एक आखिरी चीज लेता हूं जिसको बोलते हैं एंड एरर, END, एंड एरर। क्यों आती है सर ये एंड एरर की बात? आप देखो ये एल शेप की स्ट्रिप्स है ना, ये जो मेटालिक स्ट्रिप्स है ना, ये भी खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दे देती है, ये भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस दे देती है। तो क्या होता है यहाँ पर एंड एरर की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? एंड एरर की बात आ जाती है, क्योंकि ये स्ट्रिप्स भी थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस अपना दे देती है। ठीक है, व्हाट कम्स इज एंड एरर। फाइन, शेल वी मूव। इस डायग्राम को रेफरेंस बनाकर फॉर्मूला थोड़ा सा देखा, एंड एरर की बात देखी और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल देख लिया। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब कि थोड़ा सा भी चेंज आए करंट में तो वो उसको डिटेक्ट कर ले। कौन? गैल्वेनोमीटर, उतना ही वो सेंसिटिव होगा। चलो अब 10 मिनट हमने थ्योरी डिस्कस की, अब आगे चल रहा हूं क्वेश्चंस पे। तो अब 20 मिनट अच्छे से इसके क्वेश्चन पूरे करने हैं और आधी घंटा 35 मिनट्स का ये बेस्ट लेक्चर ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एक एक चीज जो भी पढ़ाई वापस इधर इधर एक एक चीज लूंगा। What are the advantage of null point method? हाँ वेरी गुड, ये भी एक अच्छी बात है कि मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन, है ना, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ये रीडिंग तब लेता है जब करंट पास नहीं होता। तो कितनी अच्छी बात है कि खुद से करंट कंज्यूम नहीं करेगा। तो
तो उसके एडवांटेज क्या है दिस नल पॉइंट मेथड के व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर? एडवांटेज क्या है सर? एडवांटेज ये है कि नो नीड टू कैलकुलेट करंट, पहली बात तो नो नीड टू कैलकुलेट करंट और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तुम्हें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी कोई काम नहीं है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है उससे भी कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है। ये तो रीडिंग ही तब लेगा जब नल डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। पर अगर what additional measurement would be required to calculate are unknown by the other method? अदर मेथड में क्या दिक्कत है कि तुम्हें करंट भी निकालना पड़ेगा। जैसे अदर मेथड का एक नाम बताता हूं जिससे हम निकालते थे, तुम्हें याद हो तो, वो है किरचॉफ्स लॉ। अगर तुम किरचॉफ्स लॉ से करने गए तो तुम्हें एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, किसका? गैल्वेनोमीटर का। तुम्हें करंट भी निकालना पड़ेगा हर ब्रांच से, करंट इन ईच ब्रांच मेरे भाई निकालना पड़ेगा, तब जाके ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो किरचॉफ्स लॉ इसको टिपिकल बना रहा है, पर ये हमारा मीटर ब्रिज उसको इजी बना रहा है। तो उसके कुछ कुछ अच्छी बातें हैं, बाकी मेथड की कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो वो था एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सारे मैं ले रहा हूं सिंगल करेक्ट आंसर टाइप, फिर मल्टी भी लेंगे। इन अ मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस द नोन एंड द अननोन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज्ड। समझ रहे थे ना? लेफ्ट में हमने कनेक्ट किया था नोन, राइट में कनेक्ट किया था नोन। अब मैंने इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। द एरर सो रिमूव्ड, एरर कौन सी रिमूव हो जाएगी? देखो, इसके बारे में बात नहीं की थी मैंने, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं कि एंड करेक्शन को रिमूव कैसे करूं। तो एक बार तो तुम रीडिंग ले लो कि नोन को लेफ्ट में लगा दो, अननोन को राइट में लगा दो, रीडिंग ले लो, ले ली। फिर क्या करो, अननोन को लेफ्ट में लगा दो और नोन को राइट में लगा दो, गैप में, मीटर ब्रिज के गैप में, और ये एंड एरर हो जाएगी रिमूव। मीन ले लेना। कैसे रिमूव करूंगा? मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी, मीन वैल्यू। तो एंड एरर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एक ही तो एरर होती है इसमें, एंड एरर स्ट्रिप्स के कारण, मेटेलिक स्ट्रिप्स के कारण। ए आगे वाला देखो, इन व्हीटस्टोन ब्रिज पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, एर दे रखा है, एस दे रखा है। चलो सर, बनाना चाहिए ना हमें थोड़ा सा। 1 2 3 4 और ये वाला। सर ये P, ये Q, ये R, ये S। P है 9, Q है 11, R है 4, S है 6। वो बोलते हैं हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी पुट इन पैरेलल टू द S। मैं इस S के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस रखूं? मान लो X, ताकि ये बैलेंस हो जाए। सर अभी नहीं है क्या बैलेंस? चेक करना एक बार। 9/11, 4/6। सर नहीं, बैलेंस नहीं है सर, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए मैं S के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगाऊं कि ये बैलेंस हो जाए? तो 9/11 तो वहीं रहेगा, 4 भी वहीं रहेगा। अब इधर क्या हो जाएगा? 6 × x अपॉन 6 + x। यहां से कैलकुलेट क्या करके ले आओगे? x, और जो भी तुम्हारा x का आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो सॉल्व तो करना पड़ेगा यार तुम लोगों को। सॉल्व इट, इतना सा चीज तो दूंगा ही यार। आंसर बता दूं? आंसर है सी मतलब 26.4 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, आप कर सकते हैं। कोई क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रही, कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल। सी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज शोन इन द फिगर, ये दिख रहा है x और y तो इक्वल है, बहुत अच्छी बात है। a बड़ा है b से, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बिटवीन ए बी दिख रहा है आपको? a दिख रहा है, b दिख रहा है। हाँ सर, a और b दिख रहे हैं हमें। तो करंट जो है वो a से b जा रहा है या b से?
तो सर पता ये करना पड़ेगा कि पोटेंशियल ए का ज्यादा है या बी का। अब देखिए सर ये दोनों तो इक्वल हैं जी, ए बी से बड़ा है, मतलब अब करंट अगर यहां आएगा तो कुछ हिस्सा यहां जाएगा I1 और कुछ हिस्सा यहां जाएगा सर I2। ये तो अच्छी बात कर दी। अब मैंने पूछा यार I1 बड़ा है या I2, बोले सर I2 बड़ा है। क्यों? बोले सर ये करंट कम है ना, ये रेजिस्टेंस कम है ना, और ए देखो ज्यादा बड़ा है, और ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो सर करंट इधर ज्यादा जाएगा। अगर करंट इधर ज्यादा जाएगा तो ड्रॉप भी इधर ज्यादा आएगा ना। अरे जहां करंट ज्यादा जाएगा वहां ड्रॉप भी ज्यादा आएगा, तो ड्रॉप बी पर ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, वी बी पर ड्रॉप वी ए से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। और अगर बी का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, तो वो बी टू ए जाएगा हमारे हिसाब से। ये आंसर होना चाहिए। कैसे किया मैं समझ पाए? समझ पाए? क्वेश्चन कह रहा है भाई वैसा वैसा किया, देखना बी टू ए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन। The figures show a circuit diagram of a Wheatstone bridge to measure the resistance G of the galvanometer. The relationship P by Q is equals to R by G will be satisfied only when, कब satisfy होगा? The galvanometer shows a deflection. ना ये तो गलत बात करती। The galvanometer shows a deflection when the switch as is open. Switch as is open. ओपन हो और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाए। आगे देखते हैं एक बार, सी वाला देखते हैं। द गैल्वेनोमीटर शोज अ चेंज इन द डिफ्लेक्शन, नो चेंज। हाँ ये अच्छी बात कह दी यार। मेरी बात सुनो, बैलेंस कंडीशन तो है ही है, ये तो सेटिस्फाई करानी ही करानी है, तो इसकी तरीका एक ही है सर, ये पी क्यू आर एस फिक्स हो जाए, ये फिक्स हो जानी चाहिए। अगर अभी भी गैल्वेनोमीटर का करंट बदलता रहा तो ये तो बदल रहे हैं, फिर तो बदलना नहीं है ना, नो चेंज। चाहे तुम स्विच को ओपन करो चाहे क्लोज करो, इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी मेरे भाई। गुड गुड ओके। सी आगे चलते हैं। आगे का पार्ट इसमें क्या कह रहा है? सर इन द सर्किट शोन अ मीटर ब्रिज इज इन द बैलेंस स्टेट। अरे बढ़िया, बैलेंस तो है ही। द मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड द करंट। ओके, तो सर आपको एक बात तो एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो आप ये तो करोगे ही ना सर, 40/60 इज इक्वल्स टू एक्स बटा 6। तो ये कट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो x आया मेरा 4 ओम। अब x 4 ओम किस में है सर? इसमें है, तो C आंसर है। फिर तो आंसर तो C है, पक्की बात है। एक करंट और निकाल के देख ले क्या हमारी संतुष्टि के लिए। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। सर इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ है? तो सर करंट के लिए तो लिखना पड़ेगा वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालूं भाई? तो सर ये देखिए, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। ऐसा ही तो हम करते थे, PQRS। अब उसमें PQ ऊपर होते थे, हमारे PQ ऊपर होते थे, मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो अब 100 सेंटीमीटर का है और ये 0.1 है, तो मैं अगर 100 सेंटीमीटर को 0.1 ये ओम सेंटीमीटर से करूंगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, पॉइंट हटेगा, 10 कट जाएगा, तो मेरा रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम। किसका? इन दोनों का। इन दोनों का सीरीज आया 10। ये था 4 और वो है 6, तो वो भी है 10। अब दोनों पैरेलल है, तो 1/10 1/10, आंसर आएगा 5। आंसर आएगा 5। तो मैं इधर लिखूंगा 5 टोटल रेजिस्टेंस, और मेरा करंट आएगा, बोलो बात समझ पाए? पक्की से बात समझ पाए हो बच्चों? इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है क्या तुम इसको इस तरीके से नहीं बना सकते, और इस तरीके से जिसने बना लिया उसकी गलती होने वाली नहीं है। सर ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये मिलके ये भी 4 है और ये भी 6 है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अब वो पूछ रहे हैं कितना करंट है यार, ये
कितना करंट है भाई? तो सर टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालो? 4 6 10, 4 6 10, 10 और 10 का पैरेलल 5, एक आंसर। नेक्स्ट in a meter bridge experiment, null point is obtained at 20 centimeter from one end of the wire when resistance X is balanced against the another resistance Y. अच्छा, if X is less than Y, then where will be the new position of null point from the same end if one decides to balance a resistance of 4X against Y? बाप रे, हम वापस देख लेते हैं। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 20 पे पहले ही ऑब्टेन हो गया, फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर ऑफ व्हेन रेजिस्टेंस एक्स इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द अनदर रेजिस्टेंस वाई। तो पहला कंडीशन मिल गया मुझे यार, अब वापस पढ़ने से मिल गया कि 20 अपॉन 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। पहला कंडीशन बना दिया मैंने इक्वेशन, आसान आसान। तो सर 20 अपॉन 80 तो हो जाएगा 1/4 और ये हो गया x अपॉन वाई। गुड टू गो। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट वो कह रहा है अगर y बड़ा कर दिया मैंने x से, y को बड़ा कर दिया x से, वेयर विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ नल पॉइंट? नल पॉइंट की पोजीशन कहां होगी? बोले यार पता नहीं। इफ द डिसाइड्स टू बैलेंस रेजिस्टेंस ऑफ 4x अगेंस्ट y, मतलब ये कितना हो गया? मैंने माना तुमने y की वैल्यू को बढ़ा दिया, अब जो भी नई वैल्यू है ना y की वो x के साथ नहीं हो रही, 4x के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही? 4x के साथ हो रही। तो अब इनको किसका वैल्यू चाहिए? l। यहां पर क्वेश्चन मार्क क्या है? l। सर आप बताओ x अपॉन y की वैल्यू यहां से क्या आई? सर यहां से आई 1/4, ये कट हो जाएगा क्या? हाँ 1 हो जाएगा। तो L इज इक्वल्स टू 100 माइनस L आ जाएगा क्या? आ जाएगा। 2L इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो क्या L इक्वल्स टू 50 आ जाएगा क्या? हाँ 50 आ जाएगा। ऐसा आंसर है क्या? कोई ऑप्शन है ऐसा? ए ऑप्शन मिल गया यार, वाओ। तो पहली बार पढ़ा नहीं आया, दूसरी बार पढ़ते ही गिवन लिखना शुरू कर दिया और लिखते ही आंसर बनने लग गए भाई। पहली इक्वेशन बना दी, दूसरी इक्वेशन बना दी, पहली दूसरी को ट्राई करके देख लिया और सॉल्व कर दिया, 2 इक्वेशन। क्या बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं सारे के सारे मीटर ब्रिज के एकदम बढ़िया वाले क्वेश्चन इधर लाया हूं यार, ताकि तुम्हें मीटर ब्रिज क्लियर हो जाए, एंड करेक्शन की बात भी समझ में आ जाए, मीटर ब्रिज क्यों अच्छा है वो बात भी समझ में आ जाए। सारी चीजें इंक्लूड करिए, बस रिवीजन की जरूरत है तुम्हें। आगे सर 2 रेजिस्टेंसेस है कनेक्टेड इन द गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। चलो, द बैलेंस पॉइंट इज 20 फ्रॉम द जीरो एंड, a resistance of 50 ohm is connected in series to the smaller of the two। क्या हुआ? मैं बना ही देता हूँ 1 मीटर ब्रिज। ये लो भाई, वापस ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे को। तुम लोग 10 बार बोलोगे 10 बार बन सकता है वो। सर ए बी मतलब इसके बीच में कनेक्टेड था x, इसके बीच में कनेक्टेड था y। यार कुछ तो था ही ना यार। तो जब वो x और y कनेक्टेड थे तो जो मेरे को बैलेंस कंडीशन मिली ना, वो पता है कितने पे मिली? 20 सेंटीमीटर पे। कितने पे मिली? अब इन दोनों में से एक तो डिसाइड कर लो, कोई बड़ा कोई छोटा। सर मैं मानता हूं x छोटा, अरे y छोटा, कुछ भी मान लो यार, ठीक है। तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द छोटा वन, और नल पॉइंट चला गया 40 पे। जो 20 पे था वो किस पे चला गया? 40 पे। तो जब 20 पे था तो इक्वेशन क्या बनी? सर 20 अपॉन 80 x अपॉन y। पहली इक्वेशन है सर, वही 1/4 वैसी की वैसी बन रही, पहले वाली जैसी। दूसरे केस में अब 40 पे चला गया तो 40 अपॉन 60 पर x उतना ही रहा क्या? नहीं सर, x के साथ 15 जोड़ दिया, और y वही रहा, x के साथ 15 जोड़ दिया गया। जोड़ना ही पड़ेगा, स्मॉलर के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। तो सर 2/3 x प्लस 15 अपॉन y। अब देखो सर, यहां से जो वैल्यू आपको चाहिए वो ले लेना काम में।
पहले तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2y बराबर 3x प्लस 45। मेरे को क्या निकालना है बोलो, मुझे x निकालना है ना, मेरा पूरा ध्यान किस पे है कि मुझे x निकालना है। तो x निकालना है तो y को ही रिप्लेस करूंगा, और यहां से मैंने y देखा पता है कितना है 4x, लिखना है एक बार 4x, तो सर 8x इज इक्वल टू 3x प्लस 45। ये इधर गया तो सर ये हो गया 5x बराबर 45। तो सर यहां से मैंने देखा तो x आया मेरा 9 ओम, 9 सी हुआ आंसर। जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसी वैसी इक्वेशन बनाओ और आगे आगे बढ़ते जाओ। कुछ टफ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो कि तुम्हें लगे कि टिपिकल हो रहा है। अगेन ये सिंगल करेक्ट, a resistance R is to be measured using a meter bridge. Fine. Student chooses a standard resistance S to be 100. He finds the null point L1 is 2 centimeter. Okay. He is told to attempt to improve the accuracy. मतलब ये 2 सेंटीमीटर पे null point आना is not good. मैंने बोला था ना मिडिल में थोड़ा सा आए तो अच्छा बोलते हैं। तो attempt to improve the accuracy. चलो, तो she मतलब which of the following is a यूजफुल वे, इनमें से कौन सा ये तरीका अच्छा होगा। ही शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली, ये क्या तरीका हुआ, ये कोई तरीका हुआ, हटा दूं इसको। तो ही शुड चेंज S टू 100 की जगह 1000 कर दो एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, या 100 की जगह 3 कर दो एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ही शुड गिव अप द होप, ये कोई बात नहीं हुई ना। तो अब या तो बी या सी, या तो बी या सी। तो अब मेरी बात सुन लो, अगर वैल्यू लेंथ की कम आ रही है, अगर वैल्यू बैलेंसिंग लेंथ की कम आ रही है तो S को कम करना पड़ेगा, तो S को भी कम करना पड़ेगा। तो मेरी बात समझो, ये दोनों अपोजिट में होते हैं यार। सर P यहां होता है, Q यहां होता है, R यहां होता है, S यहां होता है। इस S को करना है ना, इस S को करना है ना, तो इस S के लिए क्या करो, इस S को कम कर दो, इस S को कम कर दो। तो ये जो नल पॉइंट यहां पर आ रहा है ये बढ़ जाएगा। इसको कम करने से क्या होगा, इधर करंट ज्यादा जाएगा। मेरी बात सुनो, अभी करंट जा रहा है सर I1 I2, ओके, और अभी मुझे दिख रहा है कि I1 कम है I2 से, तभी तो 3 सेंटीमीटर पे आ गया डिफ्लेक्शन, 3 पे ही आ गया। तो मतलब इधर ड्रॉप ज्यादा था, अब इसको कम कर दो तो ड्रॉप इधर ज्यादा हो जाएगा, तब वो बीच में चला जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर कर दो, सॉरी 3 ओम कर दो। बात पकड़ में आ रही है, बात समझ में आ रही, अच्छी चीज थी। अब देखो R1 R2 R3 आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R A B C, of R and A, B and C for the null point obtained corresponding to R1, R2 and R3. Which of the following value of X, देखो ये X दिख रहा है तुम्हें। अब वो पूछना ये चाह रहा है कि मोर एक्यूरेटली क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर को A पे लगाऊं कि B पे लगाऊं कि C पे लगाऊं कि D पे लगाऊं। मतलब एक्यूरेसी के लिए, X के आंसर के बढ़िया आने के लिए नल पॉइंट तो है ही है। पहले मेरी बात सुनो, नल पॉइंट बैलेंस तो है ही है, और बैलेंस की भी एक्यूरेसी कब होती है भाई, जब बीचों बीच होता है। अब ABCD में से बीचों बीच कौन है, सर B है, आंसर भी B है। ठीक है, ठीक है, बता चुका हूं बात। इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज AC corresponds to null deflection, बहुत अच्छे। What would be the value of the radius of the wire? What would be its value? मतलब x की वैल्यू। अच्छा, if the radius of the wire of AB double। अच्छा, सुनो, नल डिफ्लेक्शन है ही है, मतलब बैलेंस कंडीशन तो है ही है। अब यार तुम बैलेंस कंडीशन के अंदर इस वायर को मोटा कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, रेडियस का तो कोई यूज ही नहीं देखा, मीटर ब्रिज के अंदर हमने रेडियस का तो कोई यूज ही नहीं देखा, तो नो चेंज।
मेरी बात सुनो, क्यों नो चेंज? लिखो भाई, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता तुम्हारी बात, रेडियस से इंडिपेंडेंट है। कौन? बैलेंस पॉइंट आ गया तो आ गया। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, नल पॉइंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर तुमने ए बी वायर का रेडियस डबल कर दिया तो। फाइन फाइन, एक दो क्वेश्चन और करेंगे बस। ये सर्किट शोन है, P और R इक्वल नहीं है। द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सेम विथ स्विच एस ओपन और क्लोज्ड। क्या बोल रहे हैं? द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सेम विथ स्विच एस ओपन और क्लोज्ड। देन अच्छा, इसके ओपन और क्लोज होने से इसकी रीडिंग एकदम वैसी की वैसी है, चेंज नहीं हो रही, सेम है। ये कब हो सकता है? जब ये बैलेंस हो। और अगर ये बैलेंस है तो इसमें से जो करंट जाएगा वो इसमें से भी जाएगा, मतलब आर में से जो जाएगा वो जी में से भी जाएगा ना। आर और जी का करंट सेम होगा, आई आर और आई जी का करंट सेम होगा, और पी और क्यू का करंट सेम होगा। पी और जी का नहीं, पी और क्यू का और आर और जी का। तो पहला ऑप्शन है भैया। फिर तो मल्टी करेक्ट के एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं बस। आओ सर, द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर कहां है? हाँ, मतलब आर जो भी हम मेजर करेंगे वो व्हीटस्टोन ब्रिज से होता है। दो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं दो तरीके से। पहले स्टूडेंट ने R1 और R2 लिया है 10 और 5, दूसरे स्टूडेंट ने लिया है यार ये R2 होगा, उसने R2 लिया है 1000 और R1 है 500, पर दोनों ने R3 लिया है 5। पढ़ो, बोथ टेक R3 5, बोथ फाइंड, दोनों ने फाइंड किया R2 अपॉन R1। अच्छा, 100 ohm. The error of measurement of both the students are the same. The error of measurement do depends on the accuracy with which R2 and R1 can be measured. If the student uses larger value of R2 and R1, the current through the arms will be feeble. This will make determination of null point accurately more difficult. Wheatstone bridge is very accurately instrument, has a no error measure. ना ये गलत बात है। एक तो हटा ही दिया कम से कम डी, सारा पढ़ा के। आगे देखते हैं। सुनो, पहले तो फॉर्मूला लिखना आना चाहिए यार। ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, तो मुझे लिखना चाहिए R2 बाय R4 बराबर R1 बाय R3। अब इनको निकालना क्या है, पहले तो मुझे ये समझाओ। जब इन्होंने R2 दे दिया, R4 चाहिए इनको, R4 चाहिए ना। चलो मैं दे देता हूं R4, मैं दे देता हूं इनको R3 R2 अपॉन R1। बहुत बढ़िया। अब R3 इन सब का 5 है, R3 इनका 5 ही है। R2 पहले वाले का क्या है 10, R1 क्या है पहले वाले का 5, तो इसका तो आंसर आया 10, R4 का 10 आ गया पहले वाले स्टूडेंट के लिए। और दूसरे वाले स्टूडेंट के लिए आंसर क्या आया फिर? दूसरे वाले के लिए मेरे भाई आंसर आएगा 5 इंटू 1000 अपॉन 500। 500, आंसर तो इसका भी 10 ही आ रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि दोनों का एरर सेम होगा। अरे दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो दोनों का एरर क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आगे बोला है द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ डू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी। अच्छा यार ये बात ठीक है लाइन। अगर स्टूडेंट ने R2 और R1 की वैल्यू बड़ी बड़ी ले ली, अगर इन दोनों की वैल्यू बड़ी ले ली, लार्ज ले ली, तो यार यहां से करंट कम जाएंगे। और अगर करंट यहां से कम जाएंगे, फीबल मतलब होता है कम, देन दिस विल मेक डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट एक्यूरेटली मोर डिफिकल्ट। ये बात ठीक है। ज्यादा बड़ी वैल्यू लेने से करंट बहुत कम जाता है और फिर हमें नल पॉइंट मिलने में भी डिफिकल्टी होती है। ध्यान रखना,
तो इसका आंसर है एसी, या नहीं है कि नहीं यार? ये भी मुझे बी भी सही लग रहा है, मुझे बी भी ठीक लग रहा है इसमें। द एरर ऑफ मेजरमेंट डू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी, ये बी भी होगा फिर इसमें, तो फिर इसमें ए बी सी करो। अब आंसर चेक करना, आंसर है बी सी, मतलब ए नहीं है, ठीक है। द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट सेम, नहीं 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 नहीं, हटाओ। सुन लो क्यों सेम नहीं, क्योंकि सेकंड पॉइंट यही कह रहा है द एरर ऑफ मेजरमेंट डू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी। जब मैं बी को सही बोल चुका हूं तो मैं ए को सही कैसे बोल सकता हूं? मैंने ध्यान नहीं दिया। बी को अगर मैं सही बोल चुका हूं तो ए को नहीं बोल सकता सही, क्योंकि बी में मैं बोल रहा हूं कि R2 और R1 की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, और ए में मैं बोल रहा हूं उनकी सेम एरर है, जबकि उनका R2 और R1 सेम नहीं है। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखना, इन अ मीटर ब्रिज द पॉइंट डी इज अ न्यूट्रल पॉइंट, दिख रहा है ना? दिख रहा है। द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट, ये क्या बात हुई ना? गलत है, ये तो गलत है। अच्छा, फॉर दिस सेट, हाँ ये ठीक है। फिर तो इस सेट के लिए और कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक बात है। इस सेट के लिए तो और कोई नहीं हो सकता। व्हेन द जॉकी कनेक्ट टू द पॉइंट ऑन द मीटर ब्रिज लेफ्ट टू डी, द करंट फ्लोज फ्रॉम बी से वायर के अंदर फ्लोज टू बी। अच्छा, व्हेन द जॉकी कनेक्ट्स अ पॉइंट ऑन द मीटर ब्रिज टू द राइट ऑफ डी, अगर इस पॉइंट को मैं राइट में ले गया, राइट में ले गया, द करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू द वायर थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब बी फ्लोज फ्रॉम बी टू द वायर और ऐसे चला जाएगा करंट, ऐसे बोल रहा है। व्हेन आर इज इंक्रीज्ड द न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट्स टू लेफ्ट, आर बढ़ा दिया, नहीं गलत है, शिफ्ट्स टू राइट होगा ये तो हो गया गलत। अब बी और सी में से चूज करना है, ए तो मैंने पक्का कर दिया कि भाई करंट डी मतलब बी से जाएगा या बी से निकल के आएगा, बी की तरफ जाएगा या बी से निकल के आएगा। तो यार एक ही पॉइंट है इसमें, मेरा दिमाग में जो चल रहा है ना वो यही चल रहा है। तुम लोग भी ध्यान देना, यही क्वेश्चंस है जो मीटर ब्रिज के फंसा सकते हैं, बाकी तो तुम लोग बना ही दोगे आसान। आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ही है कि मैं तुम्हारे को ये वाले समझा दूं बातें। अब क्या हुआ, मैं लिखता हूं इसमें यार, L1 दूसरा है 100 माइनस L1, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B, इस पॉइंट को नाम दे दिया A, और एक हो गया R, एक हो गया S, बीच में बना दिया मैंने गैल्वेनोमीटर। मतलब करंट B से होता हुआ इधर चला जाए, वो तो तभी होगा जब इसका पोटेंशियल बढ़ जाए। इसका पोटेंशियल कौन है? D, और उधर का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ। ओके, तो ये पॉइंट है D और इसका पॉइंट का नाम दे दिया मैंने C, ठीक है? ठीक है, ये वाला पॉइंट का नाम दिया है मैंने C, ये तो D लिखा हुआ ही था। अब बात ऐसी है, अगर VD बड़ा होगा ना VC से, तो ही ऐसा हो सकता है, ठीक है? अब मुझे चेक करना है, नल पॉइंट तो मिल ही रहा है। नल पॉइंट अगर मिल रहा है और जॉकी को मैंने क्या किया है, व्हेन द जॉकी कॉन्टैक्ट्स टू द पॉइंट ऑन द मीटर ब्रिज टू द राइट ऑफ डी, अगर राइट ऑफ डी पे चला गया तो अब बात सुनना, समझ में आ गई बात। देखो, अगर राइट ऑफ डी पे चला गया तो यार L1 इंक्रीज हो जाएगा ना, तो यहां पे जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, मान लो यहां पर I1 फ्लो हो रहा है, तो I1 डिक्रीज हो जाएगा ना। I1 डिक्रीज हो जाएगा तो ये D वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? हाँ, D वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? D वाला पॉइंट कम पोटेंशियल का हो जाएगा, VD कम पोटेंशियल का हो जाएगा VC से। तो द करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू द वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर। अच्छा, और ऊपर बोला है व्हेन द जॉकी कनेक्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डी, अगर वो लेफ्ट में आ गई डी के तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो डी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, डी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो इधर से इधर जाएगा, फ्लोज फ्रॉम
हाँ तो सी हो गया इसका आंसर, फिर ए भी हो गया सी भी हो गया। देखो बी और सी में से तो एक ही इक्वल हो सकता था, डी को मैंने हटा ही दिया, ए सही था, तो बी और सी में से सी क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि मैंने लेंथ L1 बढ़ाई तो करंट इसका कम हो गया, और करंट इसका कम हो गया तो डी वाले का पोटेंशियल कम हो गया, और डी वाले का पोटेंशियल कम हो गया तो यहां से करंट आया और वो गैल्वेनोमीटर से गया। वो कहां से गया? गैल्वेनोमीटर से गया है। चेक करेंगे एक बार। एसी, बहुत सही। तो यहां हमने सिंगल करेक्ट भी करे, मल्टी करेक्ट भी करे, सब्जेक्टिव भी करे, सारे क्वेश्चंस लेकर आऊं मीटर ब्रिज के। टॉपिक कंप्लीट हुआ, आगे चलूंगा हीटिंग पे, मतलब पावर पे, और पावर के बहुत अच्छे क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, विद दिस वी एंड आवर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।